Importance of Indo-Pacific for India. ठीक है, एक तो ट्रेडिंग के लिए, तो इंडिया का 90% ऑफ ट्रेड passes through इंडो पैसिफिक रीजन, और केवल 10% ही है जो लैंड से होता है। लैंड से आता है और इंडो पैसिफिक से अलग आता है। 90% जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू इंडिया का पास होता है, और स्पेसिफिकली वी कैन से इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन इज अ सबसेट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक में इंडो पैसिफिक इज इक्वल टू इंडियन प्लस पैसिफिक ना। इंडिया का 90% ट्रेड हैपन्स थ्रू 90% ऑफ ट्रेड happens through this Indo-Pacific region. So 90% of India's trade passes through the Indian Ocean region, and around 50% of trade in countries के माध्यम से होता है। 50% of trade, 90% तो पास होता है और 50% ट्रेड इन जो कंट्रीज हैं उनके साथ होता है, विच आर पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, सो नियरली 90%, 50% ऑफ इंडिया ट्रेड इज सेंटर्ड इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, एंड 90% पासिस थ्रू दिस रीजन। 90% इसके थ्रू पास होता है, एंड 50% ट्रेड उन कंट्रीज से होता है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट है। तो सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर चोक हो गया कोई भी चोक पॉइंट है ना, 90% तो हो रहा है, और अगर कोई भी पॉइंट चोक हो गया तो इंडिया का 90% ट्रेड जो है हैम्पर हो जाएगा। और इनसिक्योर हो गया रीजन, यानी कि उसके अंदर इस रीजन में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बहुत ही अनरेस्ट हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली इट हैम्पर्स द इंडियाज इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। So there must be freedom of navigation, freedom होना चाहिए नेविगेशन का। ठीक है, सिक्योर चोक पॉइंट्स की सिक्योरिटी शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, सिक्योर चोक पॉइंट्स एंड ठीक है ना, और रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सो जो भी इसमें थ्रेड्स हैं, लाइक पायरेसी वाला थ्रेड जैसे मैंने बताया, और फिशिंग जो है, इलीगल फिशिंग जो होती है, पायरेसी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, ठीक है ना, मैराइन पोल्यूशन है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए थे अभी थ्रेड्स, जिनकी वजह से ये रीजन इज ससेप्टेबल टू वेरियस एंटी इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट दिस रीजन शुड बी सिक्योर्ड from navigation point of view, not only from navigation point of view, but also it should have secured choke points, it should have the free from unrest, free from conflicts, and the all the countries should coordinate their efforts with each other to provide security to this region. That is required because India interests are at stake. तो यही important point है, ठीक है।
उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है इस रीजन की? काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, है ना, इट इज रिक्वायर्ड चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना इसके अंदर इस रीजन में अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड ना इंश्योर कर ले, तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इंडिया ऑल्सो शुड पार्टिसिपेट फॉर टू प्रोवाइड नेट सिक्योरिटी, बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू दिस रीजन and also become an active participant to provide security and to ensure free and flowing trade in this region. So चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है in this region, so it is utmost required to contain the influence of China, and that is why India's, क्योंकि चाइना और इंडिया का इंटरेस्ट मे नॉट कन्वर्ज विद ईच अदर, और चाइना अगर अग्रेसिव रहेगा और इंडिया अगर वीक हो जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया को बहुत जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाइना और इंडिया का बॉर्डर भी आपस में मिलता है, तो चाइना ऑलरेडी एग्रेशन दिखा चुका है बॉर्डर्स पे, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि इंडिया नॉट ओनली प्लेस, सो इट नीड्स टू प्ले बैलेंस्ड रोल, so it need to secure its borders from China, plus it needs to secure the Indian Ocean region from the influence of China also, because China can always put obstruct over the choke points in the Indian Ocean region, and it can hamper the economic interest of India. So to contain the influence of China should come under the priority objective of Indian government foreign policy, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज है ना, ये भी चाहिए ना इंडिया को, रिसोर्सेज भी चाहिए ना। एक्सेस टू रिसोर्सेज, है ना भाई, मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑयल, मीथेन, हाइड्रेट्स, ठीक है, सी बेड, मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, तो इन सब में रिच है, फिशिंग में। इन रिसोर्सेज का एक्सेस तभी मिलेगा जब इंडिया इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करेगा, पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करेगा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस रीजन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस रीजन की प्रोस्पेरिटी इंश्योर करने के लिए करना पड़ेगा इंडिया को, तभी इंडिया इन रिसोर्सेज पे अपना स्ट्रॉन्ग एक्सेस कर पाएगा। इन रिसोर्सेज के ऊपर तो तभी पॉसिबल है जब इंडिया इमर्जेज एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। और what else? जो थ्रेट्स हैं टू काउंटर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ये भी है ना, ये काउंटर करना पड़ेगा इंडिया को। थ्रेट्स कौन कौन से बताए थे मैंने? इलीगल फिशिंग, पायरेसी, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ठीक है ना, पोल्यूशन, मैराइन पोल्यूशन, ये सब थे प्रॉब्लम्स, तो इनको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर टू काउंटर दीज थ्रेट्स टू एंश्योर दी फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि अगर ये सब प्रॉब्लम्स अगर इस रीजन में होंगी,
sorry, directly influence or affects the Indian economic strategic interest को impact करेगा, strategic impact interest को influence करेगा, and environmental, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ नेचुरल थ्रेट्स हैं जैसे डिजास्टर्स। सही है ना। इंडिया बिकॉज इज लाइंग, इंडिया खुद मेंबर है इंडियन ओशन रीजन का, तो डिजास्टर बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, आपको पता है, साइक्लोन, सुनामीज। तो इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट भी चाहिए, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो so for to combat these threats as well as effective disaster risk management, डिजास्टर को मैनेज करना है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इंडिया शुड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर ये सब इश्यूज होंगे तो इंडिया इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एज वेल एज एनवायरमेंटल इंटरेस्ट विल बी एट स्टेक, ठीक है ना। एनी अदर पॉइंट? आई थिंक मोटे मोटे यही पॉइंट्स हैं कि दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड। सो ये इंडिया के इंटरेस्ट हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, दैट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर इन फेवर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्टी एक्टिव रोल। सो किस तरह का रोल इंडिया को प्ले करना चाहिए, किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए और क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो हम बात करेंगे। बट क्या करना चाहिए, तो इसको इंश्योर करना चाहिए ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी, है ना, ट्रेड और प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए इस रीजन में। और क्या करना चाहिए, कॉम्बैट दी थ्रेट्स, थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए काम करना चाहिए, टू कॉम्बैट दी थ्रेट्स, ठीक है ना। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और साथ में क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट करता है मैराइन बायोडाइवर्सिटी को, तो क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इज रिक्वायर्ड बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज सेड टू एडवर्सली इफेक्ट इंडिया, सो इंडिया फेवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो इस रीजन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तभी क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जा सकता है। सो बिकॉज क्लाइमेट चेंज directly affects India's interest, so it is required to ensure sustainable development। तो डेवलपमेंट करना है बट सस्टेनेबल करना है, कि उससे जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट ना हो हमारा। और क्या कर सकता है इंडिया, इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रोस्पेरिटी, ये तो इन्वेस्टमेंट इसमें ही आ गया, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है इस रीजन में, व्हाट इज इंडिया डूइंग। ठीक है, what is India doing in this region? So now we will see what strategies are adopted by the India for exerting its influence on the Indo-Pacific region. So what is India doing? India strategy in the Indo-Pacific region. Pacific region. Okay, so we will see the India strategy in Indo-Pacific region. Now, so again we will study point by point. So it is a part of various groupings, है ना, और you can say partnership. ये via partnership, ये लोगों के साथ partnership कर रहा है, sorry, countries के साथ, and with using those partnerships, it is exerting its influence in the for the prosperity and
it is playing a very important role in the interest of Indo-Pacific region. So what partnerships it is having with other countries in Indo-Pacific region? So in the last lecture we have already discussed Quad. So Quad is basically an informal association consisting of member countries of the Indo-Pacific region. So Quad is one of the grouping of which India is part of. So this is already, you know, that this is an informal grouping whose vision is not yet clear, but definitely this mechanism, this grouping has been set up for informal exchanges, information exchanges, and military exercises or military interest, for converging military interest. So for information exchanges in Indo-Pacific region, information exchanges and military cooperation, है ना? तो इसके लिए ये ग्रुपिंग सेटअप की गई थी. सो बेसिकली इस ग्रुप के मेंबर आपको पता है यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. सो दीज कंट्रीज कैन इवन discuss various issues of, you know, regional importance and international importance. ठीक है ना? जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, ऐसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेड के माध्यम से. उसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी क्वेड के माध्यम से की जा सकती है. ठीक है ना? तो ये ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो सकती है फॉर to you know discuss issues of global and regional interest and to face the shared challenges. ठीक है ना? जो भी चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि कॉमन चैलेंजेस हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो चैलेंज सभी के लिए बराबर है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज वाया दीज पार्टनरशिप्स. सो क्वाड इज ऑक्यूपाइंग ए इंपॉर्टेंट रोल. तो क्वाड हो गया एक. इसके अलावा एशियान. ठीक है? सो एशियान, सेकेंड इज एशियान. You already know Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, जिसमें ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब मेंबर्स हैं जिसके एशियान के. अराउंड 10 मेंबर कंट्रीज हैं एशियान. तो इंडिया, यू नो, इज फोकसिंग अपॉन स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशंस with ASEAN, or you can say ASEAN occupies a central position, ठीक है, in the Indo-Pacific strategy of India. So ASEAN occupies central position in Indo-Pacific strategy of India. Strategy of India. एंड इंडिया का आपको पता होगा एशियान के साथ ऑलरेडी एक देयर इज अ सेपा विच इज कॉमन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा है. ऑलरेडी एशियान के साथ इंडिया का सेपा है विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो ऑलरेडी इंडिया एशियान के साथ सेपा साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू इंडिया एंड एशियान वेरियस स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर. इसके अलावा अब आपको पता है कि चाइना इज ऑल्सो एनसर्कलिंग द एशियान कंट्रीज. सो इट इज ऑन द वन हैंड इट इज ट्राइंग टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशन विद एशियान कंट्रीज, एंड ऑन द अदर हैंड it is also, you know, having contention with various Asian nations over to exercise authority or sovereign authority over resources of the South China Sea. तो उसके साथ वो लड़ भी रहा है, और basically divide and rule policy China is playing to ensure its uninterrupted authority or influence over Asian countries. ठीक है? आपको पता है RCEP जो है,
ऑलरेडी इट इसमें इससे चाहे इंडिया जरूर बाहर आ गई है, बट मैनी कंट्रीज ऑफ एशियान एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑलरेडी पार्ट ऑफ आरसेप हैं। तो चाइना जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक उसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रही है बहुत कंट्रीज के साथ, जिसके माध्यम से ये कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ अनइंटरप्टेड फ्री एंड ओपन ट्रेड कर सकती हैं, जिससे ये कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो सकती है। तो इंडिया को भी एशियान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने की जरूरत है टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन डिफरेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। और इंडिया ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने आपको पता है म्यांमार को एक सबमरीन दी है, सबमरीन टू म्यांमार। इवन वियतनाम के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की कोशिश कर रहा है वियतनाम, ठीक है ना। वियतनाम के साथ क्या कर रहा है ये, इसने उसको ब्रह्मोस मिसाइल दी है एंड नेवल शिप्स दी हैं, ब्रह्मोस मिसाइल एंड नेवल शिप्स, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ भी ये कॉम्प्रिहेंसिव strategic partnership. So it actually, so इंडोनेशिया के साथ भी it is trying to build a strong partnership with Indonesia in economic sector. तो इंडोनेशिया के साथ ही इसने इवन बायलैटरल रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया इंडोनेशिया के साथ। सिंगापुर के साथ ये स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना। और इवन सिंगापुर को इसने अपना उड़ीसा में जो इनका पोर्ट है, पोर्ट कह रहा हूँ मैं, उड़ीसा में जो इनका मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है उसका एक्सेस सिंगापुर को देने की वो की है, प्रोविजनिंग की है। तो बेसिकली बहुत कोशिश कर रहा है इंडिया टू हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद एशियान, क्योंकि अगर एशियान, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एशियान के साथ इंडिया का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो इंडिया डेफिनेटली चाइना का इन्फ्लुएंस कंटेन अच्छी तरह कर पाएगा, क्योंकि एशियान ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन दी इंडियन स्ट्रेटेजी ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है। एशियान हो गया, उसके अलावा बिम्स्टैक, वेरियस अदर ग्रुपिंग्स लाइक, को पता है बिम्स्टैक हो गया, बिम्स्टैक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, एशिया यूरोप मीटिंग, okay, these are some regional groupings and Congo Cooperation. So these are some of the regional groupings, ठीक है। So with these, via these groupings, India is building partnerships with various Indo-Pacific countries. एंड दे आर कोऑपरेटिंग इन वेरियस मल्टीट्यूड ऑफ सेक्टर्स। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, देन मैरीटाइम कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट कर रहे हैं सस्टेनेबल, देन टेक्नोलॉजी की शेयरिंग कर रहे हैं। तो बहुत कुछ, मतलब इंडिया बेसिकली इन कंट्रीज के साथ वो कर रहा है, शेयर, काफ़ी कुछ ग्रुपिंग से शेयर कर रहा है। और इन ग्रुपिंग्स में मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी इंडिया कर रहा है ना। मिलिट्री एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है, ताकि सो दीज मिलिट्री एक्सरसाइजेज गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू दी अदर कंट्रीज दैट इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस रीजन। सो दीज मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, क्योंकि मैसेज देता है कंट्रीज को कि ये कंट्रीज एक साथ है, मिलिटरली दे आर टुगेदर। सो इफ एनी वार ब्रेक आउट विद दीज कंट्रीज, ऑफ एनी कंट्री विद दीज कंट्रीज, तो ये कंट्रीज, सो दे कंट्रीज टुगेदर विल फाइट,
तो इससे क्या होगा ना, कोई भी एनिमी कंट्री डरेगा। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक मालाबार मैंने बताया ही था, इसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है, और अभी ऑस्ट्रेलिया को लेने की भी बात चल रही है। मालाबार ट्राई ये नेवल का है, नहीं दैट इज, हाँ नेवल। उसके अलावा वरुणा है फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस के भी कुछ आइलैंड्स हैं। वरुण एक्सरसाइज विद फ्रांस, फ्रांस के भी कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशियन लाइक रीयूनियन आइलैंड ऑफ फ्रांस, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में लाई करता है। ठीक है ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज के माध्यम से ग्रुपिंग्स का ही पार्ट हो गया एक तरह से। और साथ में जो कंट्रीज हैं आपस में, जैसे वन मोर पॉइंट, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दीज कंट्रीज आर देयर। सो इन कंट्रीज ने बेसिकली ये, सो दे आर एनविसाजिंग टू बिल्ड दिस ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डिपेंडेंस है ना अभी चाइना के ऊपर, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है इन कंट्रीज की, जापान की है, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की भी है, इसको कम किया जा सके, ताकि मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड हो, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंस ना हो। अब जापान इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यू नो, बहुत हद तक on a very large extent depends on the exports from China. So they want to reduce this dependence on exports from China. That is why they are envisaging to build a global resilient supply chain resilient initiative. तो ऐसा भी कुछ कर रहे हैं ये, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। अभी ग्रुपिंग की हमने जैसे बात करी थी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्राइलेटरल पार्टनर, बाइलेटरल एंड ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स भी हैं कंट्रीज की, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया जापान की है, इंडिया यूएस की है। इसी तरीके से ट्राइलेटरल है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान, इंडिया यूएस जापान, ठीक है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का भी ट्राइलेटरल शेप होने की कोशिश हो रही है। इंडिया यूएस जापान की ऑलरेडी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान की है। So in these partnerships, it is easier to arrive at a common conclusion and to arrive at the interest can be conversed easily, and a comprehensive plan of action can be adopted easily to ensure the peace and security. तो पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कॉमन प्लान ऑफ एक्शन जो चाहिए वो इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है स्मॉल ग्रुपिंग्स में, बजाय जो बड़े बड़े ग्रुपिंग्स के बजाय। So that is why this grouping is very important, and India is already a part of various regional as well as global grouping as part of Indo-Pacific to play a important and playing an important role in the welfare of Indo-Pacific. उसके अलावा और इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्रुपिंग्स का पार्ट है, पार्टनरशिप कर रहा है, और सेकेंड पॉइंट इज सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है इन कंट्रीज को, किन कंट्रीज को, इंडियन ओशियन कंट्रीज को, है ना, इंडियन ओशियन रीजन कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्रोजेक्ट वनीला, ठीक है ना, और सागर जो इंडिया का इनिशिएटिव है, स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी एंड ये इंडिया की मेन स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक में, एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। ठीक है। सो अब मैं ऑपरेशन, जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेशन वनीला है या प्रोजेक्ट सागर, और यू कैन से मिशन सागर। सो ऑपरेशन वनीला क्यों लॉन्च किया था इंडिया ने? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी फ्लड हिट मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्योंकि फ्लड आया था 2020 में, 19 में सॉरी, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ देना, डिजास्टर रिलीफ देना। तो इंडिया जैसे सेशेलस हो गया, मॉरिशियस हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक है ना, मेडागास्कर, इनको बेसिकली इन कंट्रीज को इंडियन ओशन, दीज आर कॉल्ड दी आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन, इनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया बन रहा है, इंडिया ही बना हुआ है। जैसे कहीं कोई फ्लड आता है तो ये ऑपरेशन लॉन्च करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन वनीला से लॉन्च किया था, जहां पे इसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था इन मेडागास्कर, और मिशन सागर के माध्यम से इसने कई कंट्रीज को, जैसे मालदीव्स, मॉरिशियस वगैरह को, मेडागास्कर को, सेशेलस को, इसके माध्यम से इसने कोविड 19 रिलीफ दिया था। वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई की थी, देन किट्स सप्लाई की थी, आपका ये आपका RT-PCR किट्स, जिससे कोविड का पता चलता है। ठीक है। सो मेडिसिन एंड मेडिकल असिस्टेंस टीम भेजी थी इन कंट्रीज में, मालदीव, मॉरिशस, सेशेलस, मेडागास्कर, ठीक है ना, एंड कोमोरोस में भी भेजी थी। सो दीज आर दी डिफरेंट आइलैंड्स इन दी इंडियन ओशन रीजन विच इज अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडिया अभी, क्योंकि अभी कुछ केवल इंडियन ओशन रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड है, सो इंडिया हैज टू एक्सपैंड इट्स होराइजन टू प्ले नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि अभी इंडियन ओशन रीजन में ही कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया इंडिया का जो सुनामी अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम है, which is being said by the United Nations as the UNESCO ने इसको डेजिग्नेट किया है एज अ रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर, जिससे सुनामी, ये अर्ली सुनामी वार्निंग इशू करता है टू दी कंट्रीज, जिससे वो प्रिवेंट कर सकें सुनामी, सुनामी को पहले ही उन्हें पता चल जाए, सो दैट दे कैन दे कैन बिकम रेडी। तो सुनामी के लिए वो पहले से ही रेडी हो जाएंगे, जिससे सुनामी अगर आए तो उनको जो इम्पैक्ट हो वो कम से कम हो, वो पहले से ही टू मेक देमसेल्फ रेडी। तो सुनामी की अर्ली वार्निंग जो है, ये जो सुनामी इन्होंने अर्ली वार्निंग सेंटर जो इन्होंने स्थापित किया है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है। सो वो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, जो कि इस रीजन में डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रहा है। उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिज़ास्टर, कहीं भी कोई डिज़ास्टर होता है तो इंडिया अपने अपने फोर्स को वहाँ भेजता है, अपने डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस को भेजता है, अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स को भेजता है, ठीक है, और वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस भेजता है कहीं भी कुछ ऐसा डिज़ास्टर होता है तो, ठीक है। उसके अलावा इंडिया काफ़ी सारा असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है इन कंट्रीज़ को। मालदीव्स को जैसे इंडिया ने पैसा दिया था, इंडिया ने श्रीलंका को भी असिस्टेंस दिया है, इंडिया ने सेशेल्स को भी असिस्टेंस दिया है। सो डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया ने इन कंट्रीज़ के साथ कई सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे मैंने एशियान के साथ बताया, सेपा करा हुआ है एशियान के साथ। सो इट इज सेपा विद एशियान। देन साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। सो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बाद नेक्स्ट लिख लीजिए एग्रीमेंट्स, डिफरेंट एग्रीमेंट्स लाइक
साफ्टा है ना, साफ्टा करा हुआ है, एशियान के साथ किया हुआ है सेसा, कॉमन इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, दिस इज कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सो सेपा या सेसा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। उसके अलावा और भी कंट्रीज के साथ इसने किया हुआ है, कोरिया के साथ इसने एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, अगेन सम सेपा और सेसा, इट हैज साइंड विद कोरिया आल्सो, साउथ कोरिया, ठीक है ना। और इंडोनेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, जापान के साथ है सेपा, जापान के साथ है सेपा, ठीक है। वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट इंडिया इज साइंड विद द कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एक प्रोजेक्ट है मौसम, कल्चरली भी इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कल्चरली भी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोर्स एक्ट कर रहा है टू यूनाइट दीज कंट्रीज, है ना, इनको यूनाइट करने में। तो कल्चरल पावर और यू कैन से सॉफ्ट पावर, लाइक इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मौसम, दो काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉन्च किए हुए मौसम को। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडिया, एक्चुअली प्रोजेक्ट मौसम क्या है कि जो पहले हमारे रूट्स होते थे, तो पहले क्या होता था ना, जैसे मानसून होता था, तो जब मानसून विंड्स ओशियन से इंडिया की तरफ फ्लो करते थे, तो इस तरह डायरेक्शन होता था समर में, और विंटर में इस तरह से फ्लो करते हैं, तो फ्रॉम लैंड टू सी फ्लो करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो कर रहे हैं मानसून विंड्स, उस डायरेक्शन में शिप फ्लो मतलब ट्रेवल करती थी, ठीक है। तो वो इंडिया को अगर सामान पहुंचाना, एक्सपोर्ट करना है, तो वो समर में करते थे, और इंडिया से जब एक्सपोर्ट करना है, जाना है, दूर भेजना है, किसी और कंट्रीज को करना है, तो वो विंटर में करते थे। तो मॉनसूनल पैटर्न फॉलो करते थे। तो इसी 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 जो एक मॉनसूनल विंड फ्लो पैटर्न था, इसी फ्लो के हिसाब से ट्रेड जो हमारे कंट्रीज के साथ हुआ करता था, उसको दोबारा से वापस उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड इंश्योर करना है। तो जो ट्रेड लिंक्स थे इंडिया के इन मॉनसूनल विंड पैटर्न के हिसाब से जो स्टैब्लिश हुए थे, सो टू स्ट्रेंथन द ट्रेड लिंक्स विद डिफरेंट इंडियन ओशियन कंट्रीज, ठीक है ना, इंडिया प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से उनके साथ ट्रेड लिंक वापस स्टैब्लिश करना है और स्ट्रेंथन करना है, जो पहले स्टैब्लिश किया हुआ था, जो प्रोजेक्ट जो मॉनसूनल विंड पैटर्न को फॉलो करता था जो ट्रेड। तो ऑन द सेम लाइन इंडिया वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स ट्रेड विद डिफरेंट इंडियन ओशियन कंट्रीज। तो ट्रेड करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। और इन कंट्रीज में कल्चरली अपना इम्पैक्ट देना है, मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल एक्सचेंजेस इंश्योर करने हैं कि आपस में कल्चरल एक्सचेंजेस हों, यहाँ से वहाँ पर जाएं लोग और वहाँ से यहाँ पर आएँ, कंसर्ट्स करें, कल्चरल एक्सचेंजेस करें। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से ट्रेड को स्ट्रेंथन करना है उन कंट्रीज़ के साथ जिसके माध्यम से मॉनसूनल विंड पैटर्न के हिसाब से जो ट्रेड होता था उन कंट्रीज़ के साथ वापस कल्चरल प्लस इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रेंथन करने रिलेशंस, ठीक है। तो दैट इज द मेन। सो नॉलेज शेयर करनी है, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज एंड कल्चरल एक दूसरे के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो दैट इज द मेन फोकस अपॉन ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। तो ये इंडिया ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे रीजन्स में अपना शिप वगैरह एयरक्राफ्ट, जैसे इंडिया का मैं बताता हूँ क्या कर रहा है इंडिया। एक there is a necklace of diamond actually. So necklace of diamond strategy India is adopting. So one necklace of diamond strategy.
So there is a necklace of diamond strategy. So fourth is necklace of diamond strategy. So बेसिकली ये वही स्ट्रेटेजी इंडिया की, जैसे चाइना एक स्ट्रेटेजी कर रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है चाइना की, ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी कर रहा है इंडिया। तो चाइना अगर इतना करेगा, इतने एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस, अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स अगर सेटअप कर रहा है, तो इंडिया एस उसका पूरा, मतलब ये तो सबसेट हो गया एक, तो इंडिया एक लार्जर एरिया को कवर कर रहा है, उसका उसके एक सुपर सेट को कवर कर रहा है। सो नेकलेस ऑफ डायमंड बेसिकली स्ट्रेटेजी के माध्यम से इंडिया चाइना बेसिकली काउंटर, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सो इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स नेवल बेसिस, तो इंडिया अपने नेवल बेसिस को, सो इट एम्स एट गारलैंडिंग चाइना। अगर चाइना इतना कर रहा है तो चाइना को एक गारलैंड दे रहा है ऑफ डायमंड। सो इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग इट्स नेवल बेसिस, जैसे सिंगापुर में ये कर रहा है, इसके माध्यम से सिंगापुर में, सो दैट इज अ चंगी नेवल बेस, वहां पे स्टैब्लिश करना है, चंगी नेवल बेस सिंगापुर में। इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, इसको इंडिया वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, इसको रिपेयर कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया। देन व्हाट, then one port in Oman, I don't remember the name, one port in Oman, ओमान में स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। और कहाँ पर, मंगोलिया में कर रहा है, सेशेलस में कर रहा है, तो सेशेलस, ईरान में कर रहा है, चाबाहर, आपको पता है चाबाहर पोर्ट इन ईरान, ठीक है। जापान में भी कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है, वियतनाम के साथ तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ओमान, सेशेलस, ओमान, ठीक है। सो वी हैव ईरान आल्सो, Seychelles, then we have Indonesia, then we have Singapore, then we have Mongolia, then we have Japan। इस तरीके से पूरा गारलैंडिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बेसिकली स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ और माइट ऑफ चाइना। तो इंडिया स्ट्रेटेजी है ये। सिंगापुर में चंगी, सबांग इन इंडोनेशिया, बाकी का मुझे याद नहीं है, चाबाहर इन ईरान, सेशेलस में भी, मंगोलिया, ओमान, इन सब में भी करने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है बट कर रहा है, ठीक है। और along with it एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, AAGC, इंडिया जापान के साथ कर रहा है स्टैब्लिश। सो इट वाज लॉन्च्ड, ऑलरेडी लॉन्च्ड, और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे। इन एशिया और अफ्रीका का डेवलपमेंट का इनका विजन है, कुछ डेवलपमेंट, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेराइन डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI इज सेंटर फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। CDRI सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो फिफ्थ यू कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब इंडिया कर रहा है। CDRI ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड CDRI सेंटर फॉर डेवलपमेंट डिजास्टर रेजिलियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये स्टैब्लिश किया है इंडिया ने, ठीक है।
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना है, मेराइन पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये सब स्ट्रेटेजीज हैं इंडिया की, और बहुत स्ट्रेटेजी इसके अलावा भी हो सकती हैं। अभी अभी मैं केवल यही याद कर पा रहा हूँ प्रेजेंटली। तो यही बहुत आपका आंसर जो है बहुत वो हो सकता है, इससे ही रिच हो सकता है। इसके अलावा एक एमडीए टर्म सुनी होगी आपने, एमडीए, दैट इज मिलिट्री डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम। बेसिकली ये क्या टर्म है? बेसिकली मैरीटाइम यानी कि सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है आपको। मतलब इसमें बेसिकली क्या करती हैं कंट्रीज, यहाँ पे मेरी कुछ शिप्स डिप्लॉय हैं मैंने, और वहाँ पे उस कंट्री की डिप्लॉय है, तो वो दोनों अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं कि मेरी शिप यहाँ डिप्लॉय है, वो अपनी करेगी, मैं अपनी करूँगा। तो बेसिकली शिप टू शिप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्सचेंजेस करते हैं इंफॉर्मेशन, ये एमडीए भी बहुत जरूरी है। इंडिया एमडीए के लिए भी बहुत प्रयासरत है। एमडीए एमडीए स्ट्रेंथन कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। एमडीए कई कंट्रीज के साथ इसने एग्रीमेंट किया है, एमडीए दैट इज मैरीटाइम। हाँ, ये 6th और लिख लीजिए, मुझे अभी याद आया, मैरीटाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसके माध्यम से इंडिया वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स कर रहा है, ग्रे शिपिंग एग्रीमेंट्स कर रहा है। वाइट शिपिंग मतलब कमर्शियल शिप्स का डिप्लॉयमेंट एक्सचेंज करता है, ग्रे शिपिंग इसके माध्यम से मिलिट्री शिप्स का डिप्लॉयमेंट एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन। एंड ब्लैक शिपिंग इसके माध्यम से अंडर वाटर, जैसे सबमरीन, अंडर वाटर शिपिंग। तो इस ये एक्सचेंज करना है एमडीए। तो ये भी इंडिया साइन कर रहा है कई कंट्रीज के साथ। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन्होंने कुछ क्लीन नेटवर्क, यूएस ने इंतजाज किया है, क्लीन नेटवर्क। तो क्लीन नेटवर्क के माध्यम से वो जो भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं विच आर अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। इन किस में? इन कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइडर्स को एलिमिनेट करना, अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइडर को, कम्युनिकेशन व्हेन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। एंड उसके अलावा तो पेट्रोलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली मोटा मोटा यही है, कम्युनिकेशन, पेट्रोलिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। बेसिकली ये क्लीन नेटवर्क के माध्यम से आप सर्विस प्रोवाइडर ऐसे एलिमिनेट कर रहे हो जो रिलायबल नहीं है। जैसे ह्यूआई नेटवर्क्स को एलिमिनेट किया है यूएस ने, और ये नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहे हैं, नेटवर्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं 5G नेटवर्क जहाँ जिसमें से ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे क्लीन नेटवर्क बनाने की पहल पे जोर दे रहे हैं, जहाँ पे ये कम्युनिकेशन, डिजिटल एप्स, अंडर वाटर केबलिंग एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको हटाना है। सो क्लीन नेटवर्क वाया विच दे envisage to have communication, they want to eliminate unreliable service providers from and they want to share information, military information, and want to eliminate unreliable service providers from digital apps, cloud infrastructure, ठीक है, अंडर वाटर यस केबलिंग, जो अंडर वाटर केबलिंग होती है ना, समुद्री केबल, अंडर वाटर केबलिंग, डिजिटल एप्स,
and communication, information technology, you can say infrastructure. ठीक है. उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, देयर इज अ 5 आईज, दैट इज अ इंफॉर्मेशन ग्रुपिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ग्रुपिंग. तो 5 आईज नामक संगठन में भी इंडिया को शामिल होने करने के लिए कोशिश की जा रही है. 5 आईज जिसके माध्यम से सूचना एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे. दैट विल बी, सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी सिक्योर्ड वे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए 5 आईज ग्रुपिंग एक बनाई गई है. ठीक है. तो इसके माध्यम से भी इंडो पैसिफिक को, बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी यही है कि इंडो पैसिफिक को स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर करना है. So this is all which I want to present as far as Indo-Pacific region is concerned. So conclusion में आप लिख सकते हैं कि so Indo-Pacific region is strategically very important for India as well as different countries who are present in Indo-Pacific region, and not only the countries present बट आउटसाइड कंट्रीज ऑल्सो. क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ने, जैसे यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को पब्लिश किया है, उसको पब्लिक डोमेन में रखा है, और दे आर ट्राइंग टू प्ले ग्रेटर रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन. सो जो इंडिया ने शांग्रीला डायलॉग में बोला था दैट इट वांट्स टू हैव फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पे पार्टनरशिप के माध्यम से लोगों को इंटरेस्ट को कन्वर्ज किया जाना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए वाया डायलॉग, और जिसमें जो भी एयर है, सी रिसोर्सेज हैं, एयर है, लैंड है, उस पर, सो दे आर कॉल्ड ग्लोबल कॉमन्स, एंड एवरी नेशन हैज़ इक्वल राइट ओवर दिस रीजन. So over all the commons, like over land, sea and water commons. ठीक है. तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है. सो जो ये स्ट्रेटेजी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दिस रीजन इज सिक्योर एज वेल एज दिस रीजन इज सिक्योर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दिस रीजन इज ओपन. So that can only be possible if all the countries, if they converge their interest and they resolve their conflicts via dialogue, and the challenges which are forthcoming, they should share it with themselves, with others, and address the challenges together. Then only this region can be secured and safe and sound. With this you can end the Indo-Pacific region answer. इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हो सकती थी, बट अभी मैंने इसमें ही समराइज कर दिया है जो मुझे मोटा मोटा याद आया है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 20 जो इंडो रशियन, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, मोटा मोटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा. मोटा मोटा यही है कि इंडियन रशियन डिफेंस पार्टनरशिप से ज़्यादा इंडिया यूएस ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन. क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस है, तो इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप डेफिनेटली टुक ए बैक सीट, क्योंकि रशिया चाइना को भी सप्लाई कर रहा है वेपन, पाकिस्तान को भी कर रहा है, बट यूएस इज नॉट सप्लाइंग इट्स वेपन टू दोज कंट्रीज विच इंडिया कंसिडर इट्स एनिमी. ठीक है ना. एनिमी तो नहीं मानता, बट who wants to play hostile role to India's interest. जो भी countries like China and Pakistan always play hostile role to India's interest. So it is required that India should have a strategic defense partnership with US, because it is US only who is playing a
because it is US also wants to contain the influence of China in Indo-Pacific. That is why India is coming. In US is coming near to India. So that is why it is strengthening its relation with India to contain the influence of China, because it sees India as a pivot in its Indo-Pacific strategy. ठीक है, तो हम इसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी के लिए इतना ही. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें. काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर. मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, 1 और 2. ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच.